तो शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में चुनाव कब शुरू होंगे और कब नतीजे आ जाएंगे, आपके राज्य में कब चुनाव है, किस तारीख को आपको वोटिंग करनी है, इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। चुनाव में जो शेड्यूल आया है, उसका जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, ABCD पूरी Z तक आपको समझाते हैं। देश में कब कितनी सीटों पर वोटिंग होगी, पहले यह जान लीजिए। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। याद कीजिए 2019 के आम चुनाव में भी कुल 7 फेज में वोटिंग हुई थी। अब चरण के हिसाब से आपको समझाते हैं। पहला चरण, उस पर आते हैं। ये 7 चरणों का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले चरण पर आएंगे और पहला चरण आपके सामने। पहला चरण क्या है? 19 अप्रैल को आपको वोटिंग करने के लिए जाना है। 21 राज्यों में और 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, इसमें 13 राज्यों की 79 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण 7 मई को है, 12 राज्य हैं, 94 सीटें हैं। अब चौथा चरण आपके सामने है, 13 मई को 10 राज्य, 96 सीटें। पांचवें चरण 20 मई को 8 राज्य, 49 सीटें। छठा चरण 25 मई वोटिंग होगी, 7 राज्य, 57 सीट। सातवां चरण 1 जून को वोटिंग होगी, 8 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव। नतीजे कब? 4 जून को। 4 जून को साफ हो जाएगा देश में किसकी सरकार। अब आते हैं देश के सबसे बड़े सूबे पर, यानी 7 फेज में चुनाव होंगे, मगर आपके राज्य में कब कब चुनाव होंगे, अब वो भी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से, यूपी से, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। पहले चरण का चुनाव यहां पर 19 अप्रैल को होगा। किन किन सीटों पर होगा वो आपके सामने है। सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, नगीना हो, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, यहां पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में देखिए 26 अप्रैल को अमरोहा वाले वोट डालेंगे, मेरठ वाले डालेंगे, बागपत, गाजियाबाद, गोदमपुर नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। और तीसरा चरण 7 मई को संभल वाले, हाथरस वाले, आगरा वाले, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ये सब वोट डालेंगे। अब चौथा चरण यूपी में कब होगा? 13 मई को शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, बहराइच। पांचवा चरण 20 मई को यूपी में होगा। यहां लखनऊ में वोट होंगे, बरेली में, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा। अब छठे चरण पर आते हैं। 25 मई को यहां पर वोटिंग होगी यूपी में। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई, यानी कि पूर्वांचल वाले क्षेत्र है। सातवां चरण 1 जून को यूपी वाले 7वें चरण में वोटिंग कहां करेंगे? महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये भी पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं और सभी पार्टियों की अपनी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है और उस दिशा में वो काफ़ी प्रयास भी कर रही है, क्योंकि उसके जो भी घटक दल या जो भी सहयोगी पिछले चुनाव में उनसे अलग हो चुके हैं, उनको सबको उन्होंने अपने साथ साध लिया है और उनके साथ मिलकर वो चुनाव में आ रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी की मजबूती बढ़ती है। और जहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है और अपने सीटों का शेयरिंग किया है, अंतिम समय में ही सही, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को करके एक अच्छा तो मैसेज दिया है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी
काफ़ी आगे दिखाई देती है। कारण क्या है कि उन्होंने काफ़ी पहले अपने कैंडिडेटों को घोषित कर दिया है, साथ ही वो ज़्यादा लोगों को रिपीट किया गया है। और एक जो सबसे बेहतर और चीज़ होती है बीजेपी के लिए कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, वो भी अपने आप में एक बहुत यूनिक रोल प्ले कर रहा है। और जहाँ तक देश में अलग अलग जगहों पे उनकी डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर तो उनका प्रभाव पड़ता है। और असल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ दोनों लोग एक साथ जब होते हैं तो बीजेपी की ताकत और बढ़ जाती है। चूँकि बीजेपी 80 लोकसभा सीटों का राज्य है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और बीजेपी का जो 80 सीट जीतने का यहाँ का दावा है, वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प नहीं कह सकते हैं। एक तरह से एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। 20-25 सीटें ऐसी हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, या मुकाबला बहुत मजबूती के साथ दोनों पार्टियां लड़ेंगी। अन्यथा ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो पहले से तैयारी थी उस पर बहुत ध्यान दिया है। जो सीटें वो पिछली बार हारी थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। उससे अलग जो विपक्षी गठबंधन है वो इस चुनाव को उतनी सीरियस ले नहीं पाया। कारण क्या है कि न उन्होंने अभी तक कोई ऐसा मुद्दा बना पाया। बीच बीच में वो छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दे के रूप में लाते हैं, लेकिन वो मुद्दे इतने बड़े नहीं बनाए जा सके कि जिसके आधार पर वो चुनाव में जाएं और बीजेपी को हरा सकें। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश का ही है, और राम मंदिर बन जाना उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा इस चुनाव में। क्योंकि पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन राम मंदिर का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पड़ने वाला है, और उसका बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ में बीजेपी की जो विकास की योजनाएं हैं, योगी आदित्यनाथ की जो साफ सुथरी बेदाग छवि है, अपराधियों के प्रति उनके जो सख्त रवैया है, ये सारी चीज़ें जनता को बहुत पसंद आ रही है। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जाएगी। सीटों का कितना कौन कितनी सीटें जीतता है तो समय के साथ है, लेकिन बीजेपी इसमें बहुत आगे दिखाई दे रही है, और यही उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी इस चुनाव में काफ़ी अच्छा करेगी। लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो चुकी है, चुनाव का बिगल बज चुका है, और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा लोकसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 80 सीट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। यानी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होने वाले 7 चरणों में उत्तर प्रदेश सक्रिय रूप से अपनी भूमिका, अपना काम निभाएगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जनता का मन कैसा रहता है, मूड कैसा रहता है, उनका वोट करने के लिए जब वो निकलेंगे अपने घर से तो उनके मन में कौन से विचार होंगे। तो आज अगर इस पर मैं छोटी सी बात पर चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 62+2 यानी 64 सीटें एनडीए जो जीत कर एक बड़ी जीत हासिल की थी, इस बार शायद अपनी इन सीटों में इजाफा कर सकता है। इस बार कांग्रेस पहले के मुकाबले और कमजोर हुई है। पिछली बार अमेठी सीट जीती थी, इस बार रायबरेली सीट जीतने के लिए भी उसको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एसपी और बीएसपी 2019 में जिसको आज पीडीए कहते हैं वैसा गठजोड़ बनाया था, दोनों मिला के 15 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार बीएसपी ने अलग राह पकड़ी है, तो एसपी अगर कांग्रेस के साथ जाती है, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार वहाँ है नहीं, तो एसपी को भी अपनी 5 सीटें बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है उसको 3 पे आ जाए। आजमगढ़ जीत सकते हैं, मैनपुर जीत सकते हैं, कन्नौज के लिए झगड़ा रहेगा, बाकी में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। इस बार आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसपी के पास ज़्यादा मौका नहीं है। और बीएसपी का समर्थन होने के कारण जो बीएसपी को भी फायदा हुआ था और एसपी को भी फायदा हुआ था, वो फायदा अब नज़र नहीं आता। तो बीएसपी अब कैसे लड़ेगी, क्या करेगी, हो सकता है बीएसपी का रिजल्ट 2014 का जैसा ही रहे, यानी वो अपना खाता ना खोल पाए। इन सब का लाभ एनडीए को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और 80 में से वो करीबन 75 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा रहता है तो ये एक मोदी जी का जो 370+ बीजेपी के लिए और 400+ एनडीए का नारा है, उसको निभाने में, उसको आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा रोल निभा सकती है। अब रुक करते हैं यूपी के बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि लोकसभा की 48 सीटें यहां आती हैं।
महाराष्ट्र में इस बार 5 चरणों में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग कब होगी? पहला फेज, एक बार मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर पहला फेज दोबारा दिखा पाए। पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल को है। दूसरा फेज का चुनाव होगा 26 अप्रैल को। तीसरे फेज का चुनाव होगा 7 मई को। चौथे फेज का चुनाव 13 मई को यहां पर वोटिंग होगी, जबकि 5वें फेज 20 मई को यहां पर वोटिंग होगी। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव आपको बता दें दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहे, फिर अगले राज्य की तरफ आएंगे। जब शिवसेना एक हुआ करती थी, दो फाड़ नहीं हुई थी, एनसीपी भी अलग अलग नहीं थी, 2 हिस्सों में नहीं बटी हुई थी। एनसीपी का दर्जा अजीत पवार गुट को मिला है। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत मिली थी। 48 में से 41 पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18। उधर कांग्रेस को 1 सीट, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इसका आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। अब रुक करते हैं हरियाणा। हरियाणा में सभी सीटों पर वोटिंग की तारीख सामने आ गई है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा वालों को वोट डालने हैं। हरियाणा के छठे चरण में 25 मई शनिवार को वोटिंग, जिसकी तारीख का हमने जिक्र किया, और 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। 2019 के चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 10 सीटों पर पार्टी को करीब 60% के 58% के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। महज 28% के आसपास वोट मिले थे कांग्रेस को। हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र एक सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी को दी गई है। यहां से आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। चंडीगढ़ में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस ने उम्मीदवार के चयन को लेकर मंथन भी कर लिया है। अब मसला यहां कुल मिला के हरियाणा की स्थिति यही है। 10 लोकसभा सीटें, किस किस सीटों पर चुनाव होगा? अंबाला, भवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, ये तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के। अब रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में क्या स्थिति है वो भी देखिए। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां इंडिया ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग स्थिति साफ है, अलग अलग चुनाव है। यही वजह है आम आदमी पार्टी ने बिना देर किए पंजाब की 8 सीटों पर तो उम्मीदवार पहले ही ऐलान कर दिया। 7वें चरण में यहां पर वोटिंग होनी है, यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी। यह भी तारीख तक लगभग तय है। 7 मई को नोटिफिकेशन, नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 17 मई और 4 जून को यहां भी नतीजे साफ। यानी पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार। यह स्थिति है पंजाब की। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 13 मई को और उसके बाद 13 मई से लेकर 1 जून तक 4 चरणों में वोट पड़ेंगे। मतदान की तारीख यहां अगर जिक्र करें 13 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, यानी कि 13 मई, 20 मई और 25 मई को, और फिर उसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी। 14 लोकसभा सीटों में यह चुनाव होगा। वैसे पिछली बार 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। बीजेपी को जबरदस्त यहां जीत मिली थी। बीजेपी की सहयोगी आजसू यहां, जो झारखंड को करीब से नहीं जानते। तब राज्य की 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी सहयोगी के साथ मिलकर। लेकिन पिछले 2019 के अगर लोकसभा चुनाव को हम देखते हैं तो 14 लोकसभा सीट में से 12 लोकसभा सीट पे भाजपा ने कब्जा जमाया था। जो 2 लोकसभा सीट था वह था आपका राजमहल, जहां से कि विजय हांसदा ने जेएमएम से जीत हासिल की थी, और दूसरा था सिंहभूम, जहां से कांग्रेस से गीता कोड़ा ने जीत हासिल की थी। अब है कि गीता कोड़ा खुद बीजेपी में चली गई है और बीजेपी ने उसे उसी लोकसभा सीट से
जो है खड़ा कर दिया है। और इसके बाद जो है कहीं पर अभी लिस्ट महागठबंधन की जारी नहीं हुई, लेकिन 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो मेरा 4 एसटी सीट पे ध्यान है वो यह है, जो 4 एसटी सीट्स है, पहला है सिंहभूम में गीता कोड़ा ने जो जीत हासिल की थी कांग्रेस का कैंडिडेट रहते हुए, उन्होंने उस समय जो है 72,155 वोट से जीत हासिल की थी। अब चूंकि गीता कोड़ा बीजेपी में चली गई है, वो एसटी सीट है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जिस तरह से कस्टडी में लिया गया है, अभी तक चार्जशीट भी दायर नहीं की गई है, और कल्पना सोरेन जो उनकी धर्मपत्नी है वो चुनावी मैदान में लोकसभा में कमर कस लिया है, प्रचार प्रसार में लग गई, तो कहीं ना कहीं जो एसटी सीट है, एसटी बाहुल जहां मतदाता है, तो वहां कहीं ना कहीं जो है परंपरागत वोटर जो है वो पलटी जो है वो महागठबंधन की ओर है, पहले भी थे जो रिजल्ट बता रहा है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है स्वीप कर सकता है। हो सकता है कि गीता कोड़ा जो है सिंहभूम सीट जो है वो हार सकती है, चूंकि उन्होंने पार्टी भी बदल लिया है। दूसरा अर्जुन मुंडा हालांकि भाजपा के कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री है अभी, और वह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड भी रह चुके हैं। उन्होंने कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे 2019 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं, उनको मात्र 1445 वोट से जीत हासिल हुई थी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकते हैं, और यह सीट भी जो है महागठबंधन के खाते में जा सकता है। लोहरदगा जो कि एसटी सीट है, जहां से बीजेपी के सुदर्शन भगत ने कांग्रेस के सुखदेव भगत को 10,363 वोट से उन्होंने पराजित किया था, तो ये भी बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस है जो कि देखा जा रहा है। और दुमका एसटी सीट जहां से कि शिबू सोरेन खड़े हुए थे, और भाजपा के सुनील सोरेन ने 47,590 वोटों से, ये थोड़ा बड़ा अंतर है। लेकिन अभी जो हालात है, चूंकि मैं दुमका सीट की खास करके इसलिए बात करूंगा चूंकि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता हैं, और दूसरी चीज यह है कि हेमंत सोरेन अभी जेल में है, हेमंत सोरेन को भी अंदर रखा गया है। अगर ऐसी स्थिति में अगर शिबू सोरेन लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या उनके परिवार से लड़ते, या कल्पना सोरेन ही अगर दुमका लोकसभा सीट से खड़ी हो जाती है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुमका लोकसभा सीट जो है महागठबंधन ने झामुमो के खाते में जाएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 2019 में जिस तरह भाजपा को 14 में से 12 सीटों पे सफलता प्राप्त हुई थी, और अभी जो स्थिति बनी हुई है राज्य के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना अनुमान इसमें यह है कि इस बार बीजेपी को 12 से भी कम सीटें इस बार झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि वह बीजेपी 8 सीट पे 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी जो है 7 से 8 सीट पे ही विजय प्राप्त करेगी। बाकी जो सीटें हैं, जो आपको बाकी सीटें पड़ जाती है, जो 6 सीटें, तो वह जो है महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में जो 40 सीट है, इस 40 सीट में अगर अभी देखा जाए तो 39 सीट जो एनडीए के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है, किशनगंज का। अब ऐसे में अभी तक तीनों में से, जैसे मान लीजिए एनडीए, इंडिया और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने अभी घोषणा नहीं किया कि कौन कैंडिडेट किस लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार का जो ताज़ा आप सर्वे कह लीजिए, यहाँ लोगों का मूड कह लीजिए, या यहाँ के जाति समीकरण कह लीजिए, क्योंकि कुछ वर्ग है जो एनडीए से नाराज है। जैसे मैं आपको अगर मैं बात करूँ कि यहाँ एमवाई समीकरण या जो पिछड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि वो आरजेडी के साथ, क्योंकि अभी जो जन विश्वास यात्रा निकला था तो उसमें तेजस्वी जी के साथ जो है नौजवान लोग काफ़ी दिखाई दिए थे, जिसमें मुस्लिम, यादव या मान लीजिए जो वीकर सेक्शन से आते हैं, कुछ वर्ग ऐसे भी उनके साथ थे। क्योंकि कहते हैं कि जाति नहीं, लेकिन एक तरफ दावा है बीजेपी का, क्योंकि उनके साथ नीतीश जी आ गए, जो जिनको सुशासन बाबू कहते हैं, और आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें जाति समीकरण का उन्होंने साधा, यूँ कह लीजिए सोशल इंजीनियरिंग को उसने साध लिया, काम किया। लेकिन कुछ वर्ग है जिनको नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यह देखना है कि बिहार ही ले लीजिए, बिहार में 40 सीट है, जहाँ पर जो विरोध में तो सब लोग हैं,
लेकिन खुलकर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चेहरा है नरेंद्र मोदी और एक तरफ महागठबंधन का चेहरा अभी तक नहीं है। चूंकि गठबंधन है लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। एक चेहरा जो बहुत लोकप्रिय है वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। देखने वाली बात यह है कि उस चेहरे का कितना उपयोग होता है एनडीए को। अब राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो राज्य की सभी 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव 2 फेज में करवाया जाएगा। राजस्थान में चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में होगी। एक तारीख है 19 अप्रैल और दूसरी है 26 अप्रैल। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 26 अप्रैल को। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है लेकिन इसके सियासी संदेश अलग है। उत्तराखंड की स्थिति क्या है? 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य में एक ही चरण में चुनाव कंप्लीट होता आया है उत्तराखंड में। 19 अप्रैल के दिन उत्तराखंड की आवाम वोट डालेगी। वोटों की गिनती 4 जून को जैसे कि सबके साथ है तो वो भी होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा ये सीटें हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प इस बार उत्तराखंड इसलिए भी होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक अनिल बलूनी पौड़ी की सीट से चुनाव में उतर रहे हैं। इसलिए भी उत्तराखंड पर सबकी निगाहें। ये समझिए कि चुनावी बिगुल महाभारत का बिगुल बज चुका है और जो विभिन्न जो सत्ता के दावेदार पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरह से मैदान मारने के लिए तैयार हो रही हैं। हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से अभी स्थिति क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सत्ता के लगभग 2 जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी है या कांग्रेस है। और बीजेपी ने तो सभी अपने 5 सीटों पर आपको टेरी हो गया, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, इनमें तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस को अभी खास जो प्रमुख जो सीटें हैं हरिद्वार और नैनीताल उनमें उनकी घोषणा हुई नहीं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी आज या कल में वो भी घोषणा कर देंगे। कांग्रेस को लगभग इन दोनों सीटों पर ही ज़्यादा अपनी संभावनाएं नज़र आती हैं क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहाड़ के लोग आपको ये थोड़ा ज़रा धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं इस वक्त क्योंकि वो देवभूमि है। और लेकिन मैदान में थोड़ा जनसांख्यिकी थोड़ा अलग है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों का मत प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जनजातियाँ हैं, थारू हैं, बोक्सा हैं और उसके अलावा किसान जो है आपका उधम सिंह नगर में तो बहुत किसानों का जो है प्रतिशत काफ़ी अधिक है। उनका क्या मूड होगा चुनाव में तो ये अभी देखने वाली बात है। तो इसीलिए कांग्रेस को पिछले अभी देखिए 2014 में भी बिल्कुल 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी की ले गई थी। 2009 में सारी 5 की 5 सीटें कांग्रेस को गई थी। तो इस वजह से अभी भी है कि बीजेपी इस समय हैट्रिक की पूरी कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस का इस समय समस्या तो ही है, सर्वाइवल का सवाल है। उनको जो कार्यकर्ता कहीं छोड़ के जा रहे हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं कि आज इस नेता ने छोड़ दिया, कल उसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से भी कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो करो मरो का सवाल है जबकि बीजेपी को क्यों केंद्र की सत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक सीट पर जोर लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने भले ही 5 सीटों पर पूरा जोर लगाएगी लेकिन मुख्य उसका जो ज़्यादा तक संभावना है उसको तलाशेगी वो हरिद्वार और नैनीताल में। बीजेपी के तर्कश में इस बार कई दिलचस्प
तीर हैं, कई ऐसे तीर हैं जिन्हें काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। सबसे पहले मोदी जादू, मोदी का जादू उत्तराखंड में भी अपना रंग दिखा रहा है। यह राम मंदिर का मुद्दा, 370, यूसीसी और सीएए ये भी अपना शिद्दत से एहसास कर रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कई तरह की रणनीतियों के साथ इस चुनावी मैदान में है। वो युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसके तरकश के वे तीर हैं जो अगर असर कर गए तो काफी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सामने आने के बाद कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसकी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। समानता दल भी यहाँ चुनाव के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, जैसा कि उसकी तैयारियां दिखा रही हैं। तो उत्तराखंड में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद कुछ और तस्वीर साफ होगी और जनता का रुख भी धीरे धीरे सामने आएगा कि कौन से मुद्दे उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। खैर, उत्तराखंड के बाद एक और राज्य है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 4 चरणों में चुनाव है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को 7 सीटें, 7 मई को 8 सीटों पर चुनाव होगा, 13 मई को बची हुई 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 4 चरणों में चुनाव हुआ था। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण राज्य की तरफ, और वो राज्य है गुजरात। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनका गढ़ है। गुजरात से ही आते हैं और गुजरात में लोकसभा की कुल मिलाकर 26 सीटें आती हैं और यहां भी एक ही दिन में मतदान होगा। सभी सीटों पर जब देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा होगा, उसी दौरान 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और गुजरात हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा, या ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का गढ़ रहा। 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा आपको, गुजरात की सभी 26 सीटों पर कमल खिला। कांग्रेस को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। गुजरात में बीजेपी ने 2014 में भी लोकसभा की सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ गया था। इसलिए बीजेपी गुजरात में पूरी तरह से आश्वस्त है। अब जल्दी से केरल का जिक्र इसलिए क्योंकि यहां दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 20 सीटों पर है, एक साथ ही वोटिंग का दिन मुकर्रर है। 20 सीटों में 18 जनरल सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख और 26 अप्रैल को मतदान। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है पूरे लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की। जो अहम राज्य हैं, वैसे 2019 के इतिहास पर नजर डालें तो 2019 के इतिहास बताता है कि बीजेपी ने 303 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस 52 सीटों पर जीती थी, डीएमके 24 सीटों पर, टीएमसी 22 सीटों पर, शिवसेना 18 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, बीजेडी 12 सीटों पर, बीएसपी 10 और टीआरएस 9 सीटों पर चुनाव जीती थी। तब उस वक्त कुल वोटरों की संख्या थी लगभग 96 करोड़। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, इस बार जो वोटरों की संख्या है वो करीब 96 करोड़ के आसपास है, यानी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में से एक। पुरुष वोटर की बात करें तो यहां पर करीब 50 करोड़ के आसपास और महिला वोटर करीब 48 करोड़ के आसपास है। 18-19 साल के वोटर 1 करोड़ 84 लाख और 20 से 29 साल के वोटर करीब 20 करोड़ के आसपास। ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो फिलहाल ये मुद्दे हैं और मुद्दों के इतर एक सियासत भी है और सियासत की एक अलग कहानी भी है, यानी बिसात बीत चुकी है। अब यहां से एक नई लड़ाई का आगाज होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।